सो इस मूवी में बताया गया है कि इस दुनिया में ऐसे कुछ इंसान हैं जिन्हें कुदरत ने इमॉर्टलिटी दी है, यानी कि वो हमेशा के लिए अमर है। ये कोई साधारण लोग नहीं थे, बल्कि एक तरह के सोल्जर है जो युगों युगों से जिंदा है और धरती पर आने वाले खतरे से लड़ रहे हैं, और इन्हें ओल्ड गार्ड्स कहा जाता है। अब इनमें इनकी लीडर होती है एंडी, जो पिछले 6000 साल से भी ज्यादा समय जिंदा है। इनकी एक टीम होती है जिसमें नाइल, जेम्स, जोई, निकी ऐसे कुछ लोग होते हैं। ये सारे के सारे अमर है और हर एक की उम्र अलग अलग है। इतने सदियों से जिंदा रहने के कारण ये लोग अक्सर दुनिया से छुपे हुए रहते हैं ताकि इनकी आइडेंटिटी रिवील ना हो। फर्स्ट पार्ट के अंत में हमें पता चला था कि नाइल, जो पहले दुश्मनों के साथ थे, उसने एंडी पर हमला किया था और तब से वो इमॉर्टल नहीं है, यानी कि अगर इन्हें कोई भी घाव लगता था तो वो तुरंत भर जाता था, गोली लगती थी तो वो बाहर निकल आती थी। लेकिन एंडी के केस में ऐसा नहीं होता, उसके घाव भर नहीं रहे हैं, यानी कि वो धीरे धीरे अपनी इमॉर्टलिटी खो रही है। सो कहानी के शुरुआत में हम समुद्र में एक शिप को देखते हैं। अब उसमें से कुछ लोग समुद्र के नीचे दफनाया हुआ एक ताबूत निकालते हैं। ये पूरा ताबूत पिछले 500 सालों से समुद्र में किसी ने फेंक दिया था। ये लोग जैसे ही ताबूत का लॉक खोलते हैं, अचानक से एक लड़की का चेहरा बाहर आता है। ये जोर जोर से सांसें लेने लगती है, यानी कि ये लड़की अभी भी जिंदा है। इसका नाम क्वेन होता है। अब इनकी लीडर डिस्कॉर्ड वहाँ आ जाती है, जिसने क्वेन को बचाया था। वही दूसरी जगह हम ओल्ड गार्ड्स को देखते हैं, यानी एंडी और उसके टीम को, जो एक मिशन के चलते गैंगस्टर के अड्डे पर आए होते हैं। उन्हें एक डील को रोकना था। ओल्ड गार्ड्स वहाँ आकर गैंगस्टर पर धावा बोल देते हैं और उन्हें मारते हुए आगे बढ़ते हैं। वही एंडी और उसका साथी जेम्स अंदर आ जाते हैं, लेकिन अंदर आते ही इन पर हमला होने लगता है और एंडी अपनी तलवारबाजी से इन लोगों को खत्म कर देती है। लेकिन लोग बढ़ते ही जा रहे थे, जो देखकर नाइल, जो इस कैसल के ही सामने बोट पर थी, वो इनके लोकेशन पर आकर एंडी और जेम्स को मदद करती है। वही बायो से देखकर भाग गए होते हैं, लेकिन एंडी के दूसरे सोल्जर आके सही समय पर इनकी कार को उड़ा देते हैं। जिसके बाद ये सब लोग अपने घर आते हैं। मस्ती वगैरह चल रही थी कि तभी उन्हें अपने कॉन्टेक्ट से पता चलता है कि जो असली बायर था वो आया ही नहीं, और उस बायर का फोटो भेजा जाता है। वो फोटो देखकर नाइल काफी चौंक जाती है। वो कहती है, ये लेडी मेरे सपने में आया करती है। कि सपने में ये लेडी किसी और जगह आई है जहाँ काफी किताबें वगैरह रखी गई हैं। यहाँ पर एक आदमी भी इन किताबों का ख्याल रखता है। अब ये लेडी उसे आकर मारती है और कुछ किताबें चुरा कर लेकर जाती है। वही दूसरी जगह हम पेरिस में देखते हैं। बुकर नाम का एक आदमी होता है जो पहले एंडी के ही टीम में था, लेकिन लास्ट पार्ट में वो इनके खिलाफ चला गया था। अब क्वेन उसके घर आती है और उसे धमकी देकर एंडी कहाँ है ये पूछने लगती है। हालांकि बुकर को पता नहीं था, इसीलिए क्वेन बुकर को किडनैप कर लेती है। और यहाँ हमें पता चलता है कि क्वेन और एंडी कई सदियों पहले दोस्त थे। दोनों भी इमॉर्टल थे और कई सालों से यंग ही थे, जो देखकर गांव के चर्च वालों ने दोनों को पकड़ लिया था और जेल में डाला था। क्वेन को एक लोहे के ताबूत में बंद करके उसे समुद्र में डाल दिया गया था, लेकिन एंडी को ताबूत में भरे इसके पहले ही वो बचकर भाग गई थी। और वही क्वेन 500 सालों से पानी में ही समय निकाल रही थी। एंडी ने क्वेन को नहीं बचाया और इसी के चलते वो काफी गुस्सा थी। जिसके बाद ये सारी ओल्ड गार्ड की गैंग भी पेरिस आती है। अब इनमें से ही एक अपने पुराने दोस्त यानी बुकर को ढूंढने के लिए जाता है और उसे पता चलता है कि बुकर को किसी ने किडनैप कर लिया है। वही पेरिस में आने के बाद एंडी भी एक जगह आती है जहाँ पे वो टुआ से मिलती है। टुआ भी इमॉर्टल में से ही एक था और वो दुनिया भर के कई सारे इमॉर्टल्स को जानता था। उनके ऊपर किताबें भी उसने लिखी थी। अब यहाँ पे एंडी टुआ को नाइल के सपने के बारे में बताती है। अब यहाँ पता चलता है कि सपने में वो लेडी जिस आदमी को चाकू से मारती है वो आदमी टुआ ही होता है। अब यहाँ पर जेम्स भी आया होता है। जिसके बाद ये और जेम्स दोनों भी बेसमेंट के उसी लाइब्रेरी में जाते हैं जिसके बारे में नाइल को सपना आया था। यहाँ पर बुक का एक सेक्शन मिसिंग भी होता है, जो देखकर एंडी को समझ आता है कि नाइल का सपना नहीं बल्कि हकीकत थी। अब वो एंडी से पूछती है कि वो लेडी कौन है। तब वो बताता है कि वो लेडी कई नामों से जानी जाती है। वो इस दुनिया की सबसे पहली इमॉर्टल है और अब वो तुम सब के पीछे है। वो तुम सबको खत्म करना चाहती है, साथ ही मुझे भी। अब ये सब के सब इटली वापस आ जाते हैं। इनके साथ टुआ भी आ जाता है। वो टुआ को अपनी पूरी टीम से मिलवाती है। तभी नाइल बताती है कि मुझे पता चला है कि बुकर कुछ वक्त से गायब है, उसका कुछ अता पता नहीं है। तभी बुकर यहाँ पर आ जाता है
और बताता है कि क्विन को समंदर से निकाल लिया गया है। पिछले 5 सालों से तुमने उसे नहीं ढूंढा, इसीलिए वो तुमसे बहुत नाराज है। उसने तुम्हारे लिए एक मैसेज भेजा है। क्विन का नाम सुनकर एंडी बहुत इमोशनल हो जाती है, क्योंकि वो क्विन के साथ 1000 सालों तक थी। इन दोनों ने मिलकर कई लड़ाइयाँ लड़ी। ये बहुत अच्छे दोस्त थे। और अब वो क्विन से मिलने के लिए जाती है। नाइल भी उसके साथ होती है। और 500 सालों के बाद अब क्विन और एंडी आमने सामने है। क्विन को देखकर एंडी बहुत इमोशनल हो जाती है, लेकिन क्विन उससे नाराज है। वो कहती है कि 500 सालों तक वह पानी के अंदर बार बार मरकर जिंदा होती रही। मुझे हमेशा यही लगता था कि एक दिन तुम मुझे बचाने जरूर आओगी, लेकिन तुमने मुझे कभी ढूंढने की कोशिश नहीं की। एंडी उसे समझाती है कि मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा था, लेकिन तुम्हारे बारे में मुझे कुछ पता नहीं चला। लेकिन उसे एंडी की बातों पर विश्वास नहीं होता और अब क्विन यहाँ से जाना चाहती है। लेकिन एंडी कहती है कि तुम हमारे ग्रुप में शामिल हो जाओ। क्विन मना कर देती है। एंडी नहीं चाहती कि वो डिस्कॉर्ड के पास जाए, पर इस वक्त क्विन उसकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए इन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। नाइल, जो कि दूर से सब कुछ देख रही होती है, अब वो एंडी की मदद करने के लिए आगे बढ़ती है। तभी उसे डिस्कॉर्ड नजर आती है और वो उसका पीछा करना शुरू कर देती है। डिस्कॉर्ड एक चर्च में जाती है। उसे पता है कि नाइल उसके पीछे है। वो नाइल से कहती है कि आखिर हम दोनों की मुलाकात हुई गई, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। नाइल कहती है क्यों, जिसके बाद वो अपने हाथ पर उसे एक निशान दिखाती है और बताती है कि इस दुनिया की पहली इमॉर्टल एंडी नहीं बल्कि मैं हूँ। मेरे हाथ पर ये निशान उस बात का प्रतीक है। तुम्हारे हाथ पर भी एक ऐसा ही निशान होगा और तुम इस दुनिया की आखिरी इमॉर्टल हो। तुम्हें डिस्ट्रॉयर ऑफ इमॉर्टल भी कहा जाता है। तुम्हारी जिंदगी बहुत ही कीमती है। तुम्हें अपनी जिंदगी को एंडी के साथ मिलकर जाया नहीं करनी चाहिए। तुम मेरे साथ आ जाओ। ये कहकर डिस्कॉर्ड वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद नाइल वापस अपनी टीम के पास आती है और कहती है कि डिस्कॉर्ड ने मुझे कहा था कि मैं आखिरी इमॉर्टल हूँ, मुझे उसके साथ मिलकर काम करना चाहिए। इस बारे में टुआ रिसर्च करता है। वो कई सारी प्राचीन किताबें पढ़ता है जिसमें उसी तरह के निशान होते हैं जो निशान नाइल के हाथ पर है, और वो बुकर को बताता है कि इस तरह के इमॉर्टल्स जिनके हाथ पर निशान होते हैं, अगर वो दूसरे इमॉर्टल के ऊपर हमला करें तो वो अपनी इमॉर्टैलिटी खो सकते हैं, और साथ ही वो इमॉर्टल्स मरने से पहले अपनी सारी इमॉर्टैलिटी, अपनी सारी शक्तियाँ दूसरे इमॉर्टल के अंदर भी ट्रांसफर कर सकते हैं। ये बस मेरी थ्योरी है, सच में ऐसा होता है या नहीं इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता। ये सारी थ्योरी जानने के बाद बुकर नाइल के पास जाता है, जो कि तलवारबाजी कर रही होती है, और वो उसके साथ प्रैक्टिस करने लगता है। प्रैक्टिस के दौरान वहाँ पर टुआ भी आ जाता है, और जब ये प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो नाइल से गलती से बुकर के हाथ पर तलवार लग जाती है, पर अब उसका जख्म नहीं बढ़ता। वहाँ से खून लगातार निकल रहा होता है, जिसका मतलब ये है कि उसकी इमॉर्टैलिटी खत्म हो चुकी है। बुकर भी हमेशा से ऐसा ही चाहता था। दरअसल वो इस लंबी जिंदगी से थक चुका है। अब उसे मुक्ति चाहिए, जो शायद जल्द ही उसे मिल जाएगी। टुआ उसे कहता है कि अगर तुम चाहो तो मरने से पहले अपनी इमॉर्टैलिटी एंडी को दे सकते हो। बुकर कहता है ठीक है, और वहाँ से चला जाता है। अब इन्हें पता चलता है कि डिस्कॉर्ड ने और क्विन ने मिलकर एक न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला किया है, और अब ये वहां पर जाकर उन्हें रोकना चाहते हैं, क्योंकि ये दुनिया के लिए बहुत ही खतरनाक है। इसीलिए एंडी अपनी टीम के साथ मिलकर इन सब को रोकना चाहती है। यहाँ पर बुकर के बहुत सारे गार्ड्स भी होते हैं। ये उन्हें मारते हुए अंदर चले जाते हैं। एक जगह पर हमें एंडी और बुकर को दिखाया जाता है। दरअसल बुकर को इन्होंने 100 सालों के लिए निकाल दिया था, पर एक बार फिर से बुकर को अपने टीम में शामिल कर लिया गया है। इन दोनों के सामने बहुत सारे गार्ड्स होते हैं। बुकर एंडी से कहता है कि तुम आगे जाकर उन गार्ड्स को रोको। एंडी कहती है कि मैं आगे नहीं जा सकती, क्योंकि मेरी इमॉर्टैलिटी खत्म हो चुकी है, इसीलिए तुम्हें जाना होगा। बुकर उसे अपने हाथ का जख्म दिखाता और बताता है कि मैं भी अब इमॉर्टल नहीं रहा, और अब वो खुद अपनी मर्जी से अपनी सारी पावर्स एंडी को दे देता है, जिससे वो इमॉर्टल हो जाती है। पहले तो उसे बुकर की बात पे यकीन नहीं आया, लेकिन जैसे ही उन पर दूसरे गार्ड्स ने हमला किया तो एंडी को उनसे लड़ते हुए एक गहरी चोट आई, जो भी कुछ ही सेकंड बाद ठीक हो गई। और ज्यादा गार्ड्स एंडी को पकड़ने के लिए आ रहे थे, इससे पहले कि वो एंडी के पास चले जाते।
बुकर उस चैम्बर का दरवाजा बंद कर देता है और सभी गार्ड्स को रोक लेता है उनसे लड़ने के लिए। एंडी इस गेट को तोड़ने के लिए, बुकर को बचाने के लिए बहुत सी गोलियां भी चलाती है, पर अब कोई फायदा नहीं था। बुकर अकेला ही उन सबसे लड़ रहा था और ये सारे बुकर पर धड़ाधड़ गोलियां चला रहे थे। एंडी जानती थी कि अब बुकर मर जाएगा और इसीलिए वो फूट फूट कर रो देती है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि नायल मलबे के नीचे से निकलकर एक दूसरे चैम्बर में आ जाती है जहाँ क्विन उसका इंतजार कर रही थी। यहाँ आते ही नायल क्विन को ये बताने की कोशिश करती है कि डिस्कॉर्ड तुम्हारे साथ धोखा कर रही है, वो तुम्हें मैनिपुलेट कर रही है। लेकिन क्विन को उसकी बात पर गुस्सा आ जाता है और क्विन उसके ऊपर हमला कर देती है। अपने आप को बचाने के लिए नायल भी अच्छे से उसके ऊपर वार करती है और इन दोनों के दरमियान में फाइट शुरू हो जाती है। थोड़ी देर की मेहनत के बाद नायल क्विन के पेट को स्टैब करने में भी कामयाब हो जाती है और नायल के हमले की वजह से क्विन की इमोर्टैलिटी भी चली जाती है। इतनी देर में पीछे से डिस्कॉर्ड आकर नायल के दिल पर हमला करके उसे भी गिरा देती है, जिसके बाद डिस्कॉर्ड उसे भी लेकर यहाँ से चली गई। एंडी जो अपनी पूरी टीम को ढूंढ रही थी वो एक चैम्बर में आई जहाँ क्विन बैठी हुई उसका इंतजार कर रही थी। वहाँ भी बहुत बड़ा बम था जिसका ट्रिगर इस टाइम क्विन के हाथ में था। क्विन ने एंडी के हाथ ही कुछ लफ्ज बोले जो उसकी लाइन एंडी ने पूरी की। ये नोटिस करते हुए कि एंडी क्विन को कभी नहीं भूली थी, क्विन वो बम साइड पे रख देती है। इधर ही एंडी ये भी नोटिस कर लेती है कि क्विन के पेट से बहुत ज्यादा खून आ रहा था, जिसका मतलब था कि वो भी अब इमोर्टल नहीं रही। ये देखते हुए उसे बहुत ही ज्यादा डिस्कॉर्ड पर गुस्सा आ जाता है। वो उसे बदला लेने की ठानती है और तभी उसे हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। वो समझ गई कि डिस्कॉर्ड सबको लेकर हेलीकॉप्टर के जरिए यहाँ से जा रही है। जिन्हें पकड़ने के लिए वो बाहर भी आती है और अपनी एक्स को उड़ाते हुए वो उसके जरिए हेलीकॉप्टर के साथ भी लटक जाती है। लेकिन हेलीकॉप्टर के ऊपर चढ़ना काफी मुश्किल हो रहा था। अपनी पूरी ताकत लगाने के बावजूद वो हेलीकॉप्टर के ऊपर चढ़ नहीं पाई और ऊपर से पायलट ने भी अपनी गन से शूट करते हुए उसे दोबारा बिल्डिंग पे गिरा दिया। नीचे गिरते ही एक हेलीकॉप्टर यहाँ से चला जाता है और दूसरा हेलीकॉप्टर जिसके अंदर डिस्कॉर्ड थी वो उसके करीब आता है। डिस्कॉर्ड उससे उसके ग्रुप में आने को कहती है। 1 मिनट के लिए एंडी मान में जाती है और हेलीकॉप्टर जैसे ही एंडी के पास आता है तो वो उसमें से डिस्कॉर्ड को पकड़कर नीचे खींच लेती है। ये देखकर डिस्कॉर्ड को गुस्सा आ जाता है और वो अपने पायलट्स कहती है तो मेरा यहीं पे इंतजार करना, और नीचे एंडी से लड़ना शुरू कर देती है। दोनों ही लड़ाई में काफी माहिर थे, इसलिए लड़ाई काफी अच्छी चल रही थी और इसी दौरान एंडी डिस्कॉर्ड को जख्मी करने में भी कामयाब हो जाती है और नोटिस करती है कि डिस्कॉर्ड के जख्म खुद से ही नहीं हो रहे। इसे पता चल जाता है कि डिस्कॉर्ड की इमोर्टल पावर्स जा चुकी हैं और इसीलिए वो इनकी टीम को ढूंढ रही थी ताकि उनमें से किसी एक की इमोर्टल पावर्स से वो अपने आप को इमोर्टल बना सके। डिस्कॉर्ड बताती है कि एक नायल ही है जिसकी पावर्स से किसी भी एक इंसान की इमोर्टल पावर्स को दूसरे इंसान के अंदर डाला जाता है, इसलिए वो सबसे पहले नायल को ही ट्रैक करने लगी थी। ये सारी बातें बताते हुए वो पीछे से एंडी को स्टैप करके अपने हेलीकॉप्टर में बैठकर चली जाती है और एंडी जख्मी हालत में बैठी हुई अपने आप से ये वादा करती है कि वो अपने साथियों को रेस्क्यू करके रहेगी। कुछ अर्से बाद हमें एंडी को टोहा की लाइब्रेरी में दिखाया जाता है जहाँ पर वो सर्च कर रही थी कि वो अपने साथियों को कैसे बचाए और डिस्कॉर्ड तक कैसे पहुंचे, लेकिन यहाँ पर उसे कुछ भी खास नहीं मिलता। दिखाया जाता है कि सारे टाइम के दौरान वो क्विन की भी मदद कर रही थी उसका इलाज करते हुए और यहाँ इन दोनों ने एक दूसरे को माफ कर दिया था। क्विन को भी समझ आ गई थी कि डिस्कॉर्ड ने उसका गलत इस्तेमाल किया था, इसलिए अब अपना बदला लेने के लिए वो भी एंडी के साथ में जाती है एंडी की टीम को रेस्क्यू करने के लिए। मूवी के एंड पर दिखाया जाता है कि ये दोनों डिस्कॉर्ड से लड़ने के लिए तैयार थी और आगे क्या होने वाला था इसी मिस्ट्री के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।